हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल लाइक स्टडी 09 पर, जिससे हो जाएगा आपको अपनी पढ़ाई से प्यार। चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक से, जो है मॉडर्न हिस्ट्री का इकोनॉमी और लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज़ अंडर ब्रिटिश रूल। हमने जो है पूरा जो है कहते हैं ना ब्रिटिश कंपनी के भारत में आने से लेकर हमारी आज़ादी तक के पूरे सफ़र को कवर कर लिया है। बट अभी जो है कुछ जो टॉपिक्स हैं अभी भी बचे हुए हैं, जैसे कि इकोनॉमी के बारे में जानना, वहाँ के जो बेसिकली न्यूज़पेपर्स की हिस्ट्री थी उसको जानना, उस समय का एजुकेशन सिस्टम को जानना। ठीक है, तो ये जो कुछ टॉपिक्स हैं ये हमें सेपरेटेडली पढ़ने ज़रूरी हैं, और क्योंकि अगर हम उन सारी लेक्चर्स को कवर कर लिए हैं तो अब जो है इन्हें समझना और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा, और हर जो टॉपिक को ना आप इजीली लिंक कर पाओगे कि कोई चीज़ हो रही थी तो वो किस लिए हो रही थी, और उसका इम्पैक्ट जो है इकोनॉमी पे, वहाँ की सोसाइटी पे, वहाँ के कल्चर पे, ठीक है, वो कैसे पड़ रहा था। ठीक है, इसलिए अब हम बात करने वाले हैं उस समय जो है हमारे भारत की इकोनॉमी कैसी थी, और लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज़ मतलब कैसे जो है इम्पैक्ट डाल रही थी इंडिया पे। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि भाई हम ब्रिटिश पीरियड की बात करें, उससे पहले हमें ये भी तो जानना होगा कि भारत की इस कंपनी के आने से पहले या ब्रिटिश गवर्नमेंट के आने से पहले इकोनॉमी थी कैसी या इंडस्ट्रीज़ थी कैसी। तो वही हम बात करेंगे इंडस्ट्रीज़ इन इंडिया। तो अगर हम एंशियंट टाइम की बात करते हैं तो उस समय पे जो है कृषि प्रधान देश था भारत, जो आज भी है। ठीक है, इसीलिए जो है भारतीय उद्योग भी जो है इसी पर बेस्ड थे, मतलब ऐसे ही रॉ मटेरियल्स पर बेस्ड थे। तो जो भी लघु उद्योग थे, कुटीर उद्योग थे, या हाथ से काम किए जाने वाले हस्त उद्योग थे, ये सारे जो थे यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे। अब एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो भाई भारत का जो कपड़ा उद्योग था वो बहुत पॉपुलर था, वर्ल्ड लेवल जो है पॉपुलैरिटी इसकी थी, जिसमें सूती वस्त्र, रेशमी वस्त्र जो है शामिल थे। और हम बात करें चिकन की तो लखनऊ से बहुत ज़्यादा फेमस था। साड़ी जो जरी वाली होती है वो बनारस की बहुत ज़्यादा फेमस थी, जो कि है भी। ठीक है, गलीचे लाहौर से काफ़ी जाने जाते थे। सिल्क जो था अच्छी किस्म का वो नागपुर से मिलता था। जो शॉल थी वो कश्मीर से मिलती थी। ठीक है, पश्मीना शॉल्स ये सब जो है ये यहाँ पे मिला करता था। और सिर्फ यही नहीं कि भाई क्लोथिंग आइटम से रिलेटेड जो है बेसिकली ये पॉपुलैरिटी थी, नहीं, और भी उद्योग यहाँ पे थे, जैसे चमड़े के काम को भी यहाँ बहुत ज़्यादा किया जाता था। लकड़ी पत्थर के संगमरमर पर जो है नक्काशियाँ भी की जाती थी। धातु रिलेटेड वर्क जो हैं कार्य वो भी होते थे, जैसे पीतल के, तांबे के, कांसे के, इन सब के बर्तन बनाए जाते थे। गहने भी हर तरीके के बनाए जाते थे, जैसे चांदी के, सोने के, हीरे के, ये सब जो है उद्योग भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरियस थे, अच्छे से जो है चल रहे थे। ठीक है, बट अब सिचुएशन क्या आती है जब हम बात करें अंग्रेज़ों के आने की, या फिर हम ओवरऑल बात करते हैं जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ थी उनके आने से क्या असर पड़ा। अब भारत में व्यापार जो है इन्होंने किया, हमें पता है ये आए ही इसीलिए थे। तो अब ये क्या किए, भारतीय वस्तुओं को ले गए यूरोप, है ना। जब आए थे यहाँ पे उन्होंने देखा कि भाई यहाँ पे स्पाइसेस बहुत सस्ते में बहुत अच्छे से मिल रहे हैं, तो पोर्तुगीज़ जो हैं वो ले गए यहाँ से, उन्हें गिफ्ट में मिला। वास्को डी गामा जब आए थे तो जब गए थे तो कितना सारे रेशो जो है वहाँ लेकर गए, और जब लेके गए उन्हें तकरीबन यहाँ से जितना भी लेके गए उसका 400% जो है बेनिफिट उन्होंने लिया। ये खबर सारे वर्ल्ड में फैलने लगी कि भाई यहाँ पे तो स्पाइसेस बहुत सही मिलते हैं और बहुत चीप प्राइसेस पे भी मिल जाते हैं। गिफ्ट आइटम्स है वो गिफ्ट भी कर देते हैं, बड़े दिलदार हैं। तो ये सारी जो चीज़ें थी उसे देखते हुए लोग यहाँ पे धीरे धीरे अट्रैक्ट होने लगे। तभी तो सोने की चिड़िया कहते थे, लोग यहाँ पे अट्रैक्ट होने लग गए, और वो भारत में जो है इसी के कारण जो है भारत का निर्यात जो था वो बढ़ गया था, एक्सपोर्ट बढ़ गया था, जो कि एक अच्छी चीज़ थी। जैसे सूती वस्त्रों की, रेशम वस्त्रों की, मसालों की, जो बेसिकली वहाँ पे इजीली अवेलेबल थे नहीं, या थे तो बहुत महंगे थे। तो ये अच्छी चीज़ थी। बट होता क्या है, इसकी वजह से जब भारत में पूंजी आने लगती है, कैपिटल आने लगती है,
तो भारतीय राजाओं ने भी इन यूरोपियन कंपनियों को स्वागत किया कि भाई वो भी वेलकम ही करेंगे कि भाई क्योंकि बेनिफिट तो हो रहा है ना। और वैसे भी भारतीय जो थे वो तो भाई स्वागत करते ही थे, उनकी परंपरा थी भाई, मेहमान आया है, मेहमान को ऐसे तो भगा नहीं दिया जाएगा, उसका स्वागत किया जाएगा, अच्छे से आओ भगत की जाएगी, गिफ्ट्स दिए जाएंगे, उनको मतलब पूरी टेक केयर की जाएगी। तो उन्होंने स्वागत किया सभी कंपनीज़ का। अब क्या हुआ, जब सभी कंपनीज आने लगी तो कंपटीशन तो बढ़ेगा ना, प्रतियोगिता तो बनेगी कि भाई सभी अगर यहाँ से लेके जाएंगे और सभी को सस्ता चाहिए तो ऐसे कैसे हो पाएगा सस्ता, जब तक कोई किसी की मोनोपोली ना आ जाए या कोई एक ही पर्टिकुलर व्यक्ति जो है उस पर अधिकार ना करे, तब तक कैसे चलेगा। तो इसीलिए जो है कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो आगे चल के जो है यही कंपटीशन को ख़त्म करने के लिए जो है सारी राजनीति खेली जाती है, पूरे शासन किया जाता है, कॉलोनीज़ बनाई जाती हैं। तो यहीं से जो है हमारी पूरी मॉडर्न हिस्ट्री का सफ़र शुरू होता है ना। जब ये विचारधारा जो है प्रॉफिट्स में अब वो पॉलिटिकल कन्वर्ट हो जाती है कि अब राजनीति में घुसना पड़ेगा ताकि मैक्सिमम बेनिफिट जो है लिया जा सके, मोनोपोली जो है ली जा सके, एकाधिकार किया जा सके। ठीक है, तो इन सारे चेंजेस को जो अब हम जानेंगे, उसको समझने के लिए जो हिस्टोरियन आर.सी. दत्त थे, जिन्हें कह लो रजनी पाम दत्त, उन्होंने अपनी बुक इंडिया टुडे में जो है उपनिवेशवाद को या कॉलोनिज्म को 3 स्टेप्स में बांटा। ठीक है, 3 चरणों में बांटा, 3 फेजेस में बांटा, जिसमें पहला फेज था कॉमर्शियल कैपिटलिज्म, बेसिकली वाणिज्यवाद। ठीक है, वाणिज्यिक पूंजीवाद। अब ये कब से कब तक था, ये प्लासी का युद्ध जो हुआ था 1757 से, उससे लेके 1813 तक के चार्टर एक्ट 1830 तक जो है ये फेस रहा, जहाँ हम प्लासी के वॉर के बारे में भी ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और चार्टर एक्ट के बारे में भी कवर कर चुके हैं। अगर आप इनके बारे में नहीं जानते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके ये सारी वीडियोस को देख के जो है अपनी नॉलेज को और बेहतर कर सकते हैं। फिलहाल जो है हम बात करते हैं सेकेंड फेज की। तो सेकेंड फेज है इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म। वो जो है वो भी चार्टर एक्ट से ही शुरू होकर जो है 1857 की क्रांति तक रहता है। और थर्ड फेज है फाइनेंशियल कैपिटलिज्म, जो 1857 के जो रिवॉल्ट है उसके बाद से लेके आज़ादी तक 1957 तक के समय तक जो है ये थर्ड फेज रहता है। ठीक है, अब पॉइंट ये है कि हम ये 3 फेसेस की जो बात कर रहे हैं, इन्हें इनके नेम से हमने अलग कर दिया, टाइम पीरियड से अलग कर दिया, बट डिफरेंस क्या है? सबसे बड़ी बात तो यही आता है ना कि भाई इकोनॉमी का वहाँ पे इनका पर्पस क्या था, ब्रिटिश गवर्नमेंट का एट द एंड मैक्सिमम प्रॉफिट गेन करना। तो प्रॉफिट गेन करने के लिए 3 फेसेस जो हैं कॉलोनिज्म के जो बताए गए हैं, इनमें डिफरेंस क्या आएगा? क्योंकि एक्सप्लॉयटेशन यहाँ भी होना है, यहाँ भी होना है और यहाँ भी होना है, तीनों तरफ ही एक्सप्लॉयटेशन होना है, बस तरीके अलग हैं। अब क्योंकि तरीके अलग हैं इसीलिए जो है इन्हें 3 नए नाम दिए गए। ठीक है, अब कॉमर्शियल कैपिटलिज्म जो था उसके ऑब्जेक्टिव देखें तो उसके ऑब्जेक्टिव क्या थे? कंपनी का जो है मोनोपोली इस्टेब्लिश करना, एकाधिकार जो है स्थापित करना, ताकि जो है उनका जो कंपटीशन हो रहा है दूसरी यूरोपियन कंट्रियों से वो जो है बंद हो जाए और इनको मैक्सिमम बेनिफिट्स जो हैं वो मिलने लगे। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप तो यही रहेगा ना। तो वही चीज़ जो है, वही फर्स्ट स्टेप जो है कॉमर्शियल कैपिटलिज्म में मिलता है। जब आगे समय बढ़ता जाता है, जब उनकी मोनोपोली पूरी तरह से उन्हें मिल जाती है, तो अब उनका फोकस किस चीज़ पे रहेगा? फ्री ट्रेड से ब्रिटिश वस्तुओं को भारतीय बाजार में लाना। ठीक है, अब उन्हें जब पता है कि ये सारा सामान वो ले सकते हैं, उन्हीं का अधिकार है, वो सस्ते में ले, फ्री में ले, जैसे मर्जी लें, तो अब जो वो रॉ मटेरियल ले गए हैं तो वो वहाँ पे ब्रिटेन में ले जाके वस्तुएं बना के वही भारत में बेच देंगे। क्योंकि भाई अब देखो वो कुछ भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, अगर वो इतना बना रहे हैं कि सिर्फ ब्रिटेन में खपत हो जाए तो वो तो हो गया कि भाई बिल्कुल उन्होंने उतना ही बनाया। पर अब जब है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया है और बहुत लार्ज स्केल पे जो है प्रोडक्शन हो रहा है, मशीनों से भी हो रहा है। ठीक है, तो ओवरऑल उनको भाई देखो सामान बनाने के लिए रॉ मटेरियल भी चाहिए और सिर्फ
सामान बनाने के लिए ही नहीं, उसे बेचने के लिए बाजार भी चाहिए, क्योंकि ब्रिटेन के लोग कितना खरीद लेंगे, तो वो पूरा वर्ल्ड वाइड बेचना पड़ेगा, क्योंकि भाई प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है, तो उन्हें मार्केट भी चाहिए। तो मार्केट कौन होगी, फिर मार्केट भी इन्हीं कॉलोनीज़ को बनाया गया कि भाई यहीं से रॉ मटेरियल लिया और यहीं बेच दिया, ठीक है। और थर्ड फेज तक आते आते क्या होता है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है यहाँ पे विकास किया जाना शुरू कर दिया जाता है, क्योंकि ओवरऑल भाई फर्स्ट फेज में उन्होंने मोनोपोली बना ली, सेकेंड फेज में बेच लिया सामान, अब बेच भी लिया, सब कर लिया, अब यहाँ पे भी तो फैसिलिटीज़ होनी चाहिए ना बेटर। अगर यहाँ आप बेच रहे हो, सामान जा रहे हो, ट्रांसपोर्टेशन ही नहीं है, तो आप एक जगह से दूसरी जगह जो सामान लेके जाओगे, आप ही की कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी, तो आप उसे सस्ते में कैसे बेचोगे, या आप सस्ते में क्या, आप अपना बेनिफिट भी जो है आप ज़्यादा कैसे करोगे जब आप ट्रांसपोर्ट पे खर्चा कर दोगे। तो इसीलिए जो है यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है बेटर किया गया। इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर करने का जो उद्देश्य था वो ये नहीं था कि यहाँ पे डेवलपमेंट किया जाए, एक्चुअल में वो भी उन्हीं के बेनिफिट्स के लिए था कि अब वो यहाँ पे जितनी भी कैपिटल लगा रहे हैं उससे वो जो है और भी ज़्यादा जो है बेनिफिट्स गेन कर पाएँ, अच्छे से कर पाएँ, इसीलिए जो है उन्होंने यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर में जो है डेवलपमेंट करने की कोशिश की, जैसे रेलवेज़। तो ये जो है हमने 3 डिफरेंट फेज देखे। अब सभी में हम देखते हैं कि भाई फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज, थर्ड फेज में क्या क्या है। जैसे मैंने अभी बोली, फर्स्ट फेज में क्या होता है, रॉ मोनोपोली की जाती है, फिर उसके बाद में रॉ मटेरियल का जो है निर्यात या बेसिकली एक्सपोर्ट किया जाता है, बाहर भेजा जाता है, जनरली जिस कॉलोनी के ये होते हैं। जैसे कि अब हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं तो सब जो है ब्रिटेन जाता था। और हम इम्पैक्ट की बात करें लोकल इंडस्ट्रीज़ पे, तो भाई क्या पड़ेगा, तो जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ थी या कारीगर थे, इसको तो इससे नुकसान ही होगा ना, क्योंकि भाई सारा रॉ मटेरियल तो जा रहा है, और अगर मैक्सिमम रॉ मटेरियल चला जा रहा है, कच्चा माल जा रहा है, तो अब जो है यहाँ के ही किसानों को कह लो या उद्यमकर्ताओं को कह लो, उद्योग करने वाले कारीगरों को, सबको खुद ही सामान महंगा मिलेगा। जब सामान कम हो जाएगा तो महंगा मिलेगा ना, अब उन्हें महंगा मिलेगा, फिर वो हाथों से बनाएंगे, फिर सब कुछ ऑटोमेटिकली प्राइस बढ़ जाएगा। और जहाँ उन्हें मशीन का बना सस्ता सामान लोगों को मिल जाएगा, तो वो तो आगे चल के सस्ता सामान वही खरीदेंगे, क्योंकि भाई उन पे भी तो पैसे कहाँ हैं, तो वो कैसे ये जो प्रोडक्ट्स हैं वो खरीदेंगे। इसीलिए भाई जो है इनका नुकसान होना शुरू हो गया। और हम सोशल इम्पैक्ट की बात करें तो इस स्टेज में जो है भारतीय समाज पर जो है ब्रिटेन जो है अपना प्रभाव डालना अब शुरू करने लगता है, क्योंकि ये फर्स्ट स्टेज है। अब वो धीरे धीरे पॉलिटिक्स में एंटर कर रहे हैं, क्योंकि हमने देखा ना कब से शुरू हुआ है, बैटल ऑफ प्लासी से। अब वो एडमिनिस्ट्रेशन में एंटर कर रहे हैं, तो ये वो फेस है। यहाँ जो है मैं अभी हमें जो है इन फेसेस को जो कहते हैं डीप में बात करूँगी, इन पे डीप में बात करेंगे, बट अभी ना हम इसमें शॉर्ट में इसीलिए बात कर रहे हैं साथ ही साथ में, ताकि हम डिफरेंस को समझ सकें कि यहाँ पे विचारधाराएं जो हैं अलग हो रही हैं, पर पर्पस सबका एक ही है, एक्सप्लॉयटेशन करके मैक्सिमम प्रॉफिट गेन करना। तो किस विचारधारा के बेस पर जो है ये फेसेस आ रहे हैं, हम उसको समझने के लिए इन डिफरेंस को साथ में पढ़ रहे हैं। अदरवाइज आप टेंशन मत लीजिए, हम इनमें डिटेल से बात करेंगे। अब हम बात करते हैं भाई सेकंड जो है इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म की। तो हम ये बात कर चुके हैं कि फ्री ट्रेड से जो है ब्रिटिश वस्तुओं को जो है भारतीय बाजार में लाया गया। अब जो फिनिश गुड थी, वही जो तैयार माल था, उसको इम्पोर्ट ही किया जाएगा ना। सामान ले गए, बन गया, तो अब यहाँ लाना भी तो पड़ेगा, तो वही हुआ, फिनिश गुड आई, और उसकी वजह से जो है इंडियन क्राफ्ट जो थी वो महंगी हो गई, और कुटीर उद्योग जो थे वो उनका पतन होने लगा, जैसे कि मैंने अभी बताया। और इसी की वजह से जो है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, बेसिकली कह लो औद्योगिकरण, और गरीबी जो है भारत में बढ़ने लगी। ठीक है, अब हम वही बात करें थर्ड फेज की, तो थर्ड फेज जो है 1857 की क्रांति के बाद आता है। क्योंकि अब देखो यहाँ हमने देखा ना
कि भाई सब कुछ, सबका जो है ना उद्योग धंधा सब बंद हो रहा है, गरीबी एक्सट्रीम लेवल पे जा रही है, अकाल पे अकाल आ रहे हैं, इन्हीं और रीजंस की वजह से जो है 1857 की क्रांति होती है। क्योंकि हर वर्ग जो था अब किसी ना किसी कारण से, चाहे सिर्फ इकोनॉमिक ही नहीं और भी रीजंस की वजह से जो है हर वर्ग परेशान होने लगा। और गरीबी तो एक ऐसी चीज़ है जो सबको जो है ग्राउंड लेवल तक हिला देती है। जब रिसोर्सेज ही नहीं मिलेंगे, बेसिक नीड्स पूरी नहीं होंगी, तो वो उस गवर्नमेंट के खिलाफ तो जाएंगे ही जाएंगे। ठीक है, तो अब जब 1857 की क्रांति हो जाती है तो तरीका बदलना पड़ता है। तो क्या करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करते हैं ताकि ब्रिटिश का जो ट्रेड पर कंट्रोल है वो और बेटर हो पाए। और सिर्फ ट्रेड ही नहीं, यहाँ तक कि भाई जिस तरह से रेलवेज बिछाई गई थी वो इसलिए भी बिछाई गई थी ताकि जो सेना है उसको टाइम टू टाइम फास्टली जो है मूव कराया जा सके, और कम्युनिकेशंस भी इसलिए बेटर कराए गए। और रेवेन्यू कलेक्शन जो है, राजस्व संग्रह को जो है आसान बनाया जा सके, एक ये पर्पस भी था। और इससे जो ओवरऑल क्या होता है, स्थानीय उद्योगों को, लोकल इंडस्ट्रीज, इंफ्रास्ट्रक्चर को लाभ नहीं मिला। अब लाभ क्यों नहीं मिला, इस पे जो है जब हम इस पर्टिकुलर फेज की बात करेंगे तो हम और डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, तो ओवरऑल होता क्या है, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बेशक उन्होंने डेवलप करने की कोशिश की हो, बट तब भी उनका मेन पर्पस एक्सट्रैक्शन रहता है, मैक्सिमम बेनिफिट्स लेना होता है। इसी वजह से जो है जो ये बेनिफिट्स थे वो नहीं मिल पाते, और अकाल की जो एक पूरी सीरीज़ है, फैमिन शुरू हो जाते हैं। और ब्रिटेन पर जो है सामाजिक आर्थिक निर्भरता जो थी भारत की वो और ज़्यादा बढ़ने लगती है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कॉमर्शियल कैपिटलिज्म की, वाणिज्यिक पूंजीवाद की, जो 1757 से 1813 में स्टार्ट होता है। पहली बात हमने बात कर ली, व्यापार पर एकाधिकार करने की कोशिश की जाती है, जिसमें सभी प्रतिद्वंदी कंपनियों को जो है सीमित करने की कोशिश की जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं जो वेदरा का युद्ध हुआ था वो डचों को पराजित करके जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है ब्रिटिश कंपनी बेसिकली वो आने लगी। वांडीवाश का युद्ध हुआ फ्रांसीसियों को पराजित करके। तो बेसिकली जितनी भी अदर कॉलोनीज़ यहाँ पे बनने वाली हैं उन सबको हटा के अपना मोनोपोली इस्टेब्लिश करना जो है उनका पर्पस रहा। दूसरा, आगे इस स्टेज में क्या किया गया, भारतीय राजस्व पर कब्जा शुरू करा, या फिर कह ले हम अंग्रेजी हस्तक्षेप जो है शुरू कर दिया। अब जैसे ही उन्होंने 1757 में बैटल ऑफ प्लासी जीता, ठीक है, बैटल जो हुई उसमें उन्होंने जीत हासिल की, तो जो वर्धमान था, मिदनापुर था, चटगांव था, इन सबको प्राप्त किया था, जो हम अपनी पिछली क्लासेस में ऑलरेडी जो है कवर कर चुके हैं। तो जब उन्होंने इस बैटल से ये सारे क्षेत्र को जीता तो 1762 में वहाँ पे उन्होंने राजस्व वसूलने के लिए जो है एक सिस्टम स्टार्ट किया जो था इजारेदारी व्यवस्था। ठीक है, जिसमें क्या होता था, राजस्व वसूलने का काम जो है ठेके पर दिया जाता था ताकि जो है रेवेन्यू उन्हें वहाँ से मिलता रहे, क्योंकि उन्होंने ये क्षेत्र जो है बैटल के थ्रू जो है जीत लिया था। अब जब उन्होंने देखा कि हाँ तो बड़ा बेनिफिट हो रहा है, अभी तो हमने सिर्फ इन 3 क्षेत्रों को जीता और 3 क्षेत्रों से भाई बहुत तगड़ा रेवेन्यू आ रहा है, बढ़िया मज़ेदार आ रहा है, तो अब क्यों ना और क्षेत्रों को जीता जाए। जितने ज़्यादा क्षेत्र जीतेंगे उतना ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे, उतना ज़्यादा बेनिफिट है ना। तो इसीलिए फिर आगे चलकर धीरे धीरे सिर्फ यही रीज़न नहीं था, और भी रीजंस थे, बट एक जो है मेन रीज़न ये भी था। तो अब 1764 में बक्सर का युद्ध होता है। अब जब बक्सर का युद्ध हो जाता है और वो जीत जाते हैं तो बिहार, उड़ीसा, बंगाल की दीवानी भी मिल जाती है, क्षेत्र फिर बढ़ गया। तो इस समय जो है लॉर्ड क्लाइव जो है इधर भी इजारेदारी व्यवस्था जो थी उसको शुरू कर देते हैं, 3 साल के लिए ठेका दे देते हैं। ठीक है, और कंपनी ने राजस्व वसूलने के लिए दीवानों की भी नियुक्ति कर दी थी, क्योंकि भाई अब क्षेत्र बढ़ गया है तो उन्हें इंडियंस को भी अपॉइंट तो करना पड़ेगा ना। तो इसमें एग्जाम्पल के तौर पे हमने बात की थी सिताब राय की और रज़ा खान की। ठीक है, तो ये वही हैं, आप चाहे तो जो है क्लासेस इन पे देख सकते हैं।
तो ये जो है इनको नियुक्त किया गया और द्वैत शासन जो है लागू किया गया, ठीक है, जिसमें बेसिकली ज़्यादा से ज़्यादा धन का शोषण किया जाने लगा, एक्सट्रैक्ट किया जाने लगा, जिसकी वजह से जो है भारतीय अर्थव्यवस्था का पतन जो है आरंभ हो गया और जिसके कारण जो है 1770 तक बार बार अकाल पड़ने लगे भारत में, ठीक है। अब वहीं आगे जो है अब पॉइंट ये आता है कि ठीक है उन्होंने क्या तरीके अपनाए। पहला तरीका तो भाई यही कि दूसरी कंपनीज को हटाओ। दूसरा तरीका क्या अपनाया, अभी हमने बात की, दूसरा तरीका उन्होंने अपनाया भारतीय बेसिकली राजस्व पे कब्जा करके। और तीसरा तरीका इन्होंने क्या अपनाया, अब जो है नीतियां लागू करो, भू राजस्व नीतियां लागू करो, जिससे जो है अपना हस्तक्षेप जो है ज़्यादा से ज़्यादा हो पाए। तरीके ईजाद करो कि भाई प्रॉपरली हम रेवेन्यू किस तरीके से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ठीक है हमने बात की उन्होंने एक्सट्रैक्ट करने के लिए इजारेदारी व्यवस्था शुरू की, पर जैसे ही क्षेत्र बढ़ेगा तो दिक्कतें तो होंगी ना, तो एक सिस्टमैटिक वे लाना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए जो है हम इसी पे बात करते हैं। ये जो इजारेदारी व्यवस्था थी, फार्मिंग सिस्टम था, वो कंटिन्यू किया था, आगे क्लाइव ने भी शुरू किया था, उन्होंने इजारेदारी व्यवस्था स्टार्ट रखी। वॉरेन हेस्टिंग ने फार्मिंग सिस्टम ये जो है शुरू किया और उसने जो है द्वैत शासन ख़त्म किया। अब जैसे ही ये द्वैत शासन ख़त्म किया तो भाई ये जो नियुक्ति की गई थी दीवानों की, ये भी तो हटेंगे, सिताब राय, रसाब खान, क्योंकि भाई द्वैत शासन था वो ख़त्म किया। अब क्योंकि उसने ऐसे ख़त्म किया और ये जिम्मेदारियां जो हैं बेसिकली जो पहले ज़मींदारों को दी जाती थी अब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को दी जाने लगी। और ये जो है ओवरऑल ये भी जो सेटलमेंट्स थी 5 साल तक की जाने लगी, लंबे समय से जो है इन्हें शुरू किया गया, 5-10 साल ऐसे चलने के लिए बात रखी गई थी। तो जो पैसे पहले 10% ज़मींदार को मिलते थे, ठीक है, और 90% गवर्नमेंट को मिलते थे, तो वही अब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को मिलने लगे। तो ओवरऑल होता क्या है, अब इस सब की वजह से क्योंकि ना सट्टेबाजी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है, अब सट्टेबाजी बढ़ने लगी तो इसलिए राजस्व का भुगतान भी नहीं हो पाया और इसकी प्लानिंग बेशक भी कितने भी साल के लिए की गई हो, पर ये जो है 1777 में जो है इसे समाप्त कर दिया जाता है। ये तरीका इफ़ेक्टिव नहीं रहा, तो इसीलिए और भी तरीके सोचे गए कि भाई क्या कर सकते हैं ऐसा जिसकी वजह से जो है अच्छे से जो है रेवेन्यू जो है एक्सट्रैक्ट किया जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा उपज हो पाए, किसानों से लिया जा सके, ठीक है, और उनको भी बेनिफिट हो, ताकि उनको बेनिफिट इस हद तक हो कि बस वो जो है ज़्यादा से ज़्यादा फसल उगा सके, क्योंकि अगर वही ज़्यादा फसल नहीं उगा पाएंगे तो फिर बेनिफिट इन्हें नहीं हो पाएंगे ना, इस वजह से। तो अब वो सोच रहे थे, तो उन्होंने एक तरीका सोचा जिसे हम कहते हैं परमानेंट सेटलमेंट, स्थायी बंदोबस्त, ज़मींदारी बंदोबस्त, स्तंभमारी बंदोबस्त, ठीक है, ये सारे नाम इसी के ही हैं। तो इस व्यवस्था को जो है 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस, जॉन शॉर जो रेवेन्यू बोर्ड के अध्यक्ष थे और जेम्स ग्रांट, इन्होंने मिलकर जो है भारत में कई सारे क्षेत्रों में इसे शुरू किया। जैसे कि हम देख सकते हैं बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश में बनारस और उत्तरी कर्नाटक, ये सारे जो क्षेत्र हैं आप ये देख रहे हैं ना, ये सारा जो है कवर करती है ये सारे क्षेत्रों पे। यहाँ पे इन्होंने ट्राई किया कि भाई चलो हम देखते हैं, और इन्होंने क्या लागू किया, उन्होंने किया कि ब्रिटिश क्षेत्र का ये जो उस समय पे जो ब्रिटिश क्षेत्र था, यहाँ ये सारा क्षेत्र था, ठीक है, तो ये सारे क्षेत्र में जो 19% जो है ब्रिटिश इंडिया के क्षेत्र में आता था उसमें इन्होंने इम्प्लीमेंट किया इसे। बट ऐसा नहीं है कि इससे पहले ट्राई नहीं हुआ या बिल्कुल ही कभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, हाँ इससे पहले इसका आइडिया जॉन शॉर ने ही दिया था और ये 1789 में जो है इसका विचार वो ले आए थे कि भाई इस तरीके से जो है हम रेवेन्यू एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो अब ये तरीका क्या है हम उस पर बात करेंगे, आप टेंशन ना लो। बट ये जो कॉन्सेप्ट था परमानेंट सेटलमेंट का, ये जॉन शॉर ने इसके बारे में सोचा था और उसने ये प्लान किया कि 1790 में 10 इयर्स के एक्सपेरिमेंट के तौर पे इसे शुरू करते हैं एंड लेट्स सी कि भाई क्या रिजल्ट आता है। अगर अच्छा रिजल्ट आता है तो इसे जो है शुरू कर देंगे, अदरवाइज तो फिर कुछ और सोचेंगे, है ना। तो इसे जॉन शॉर व्यवस्था कहकर जो है लागू किया गया था। अब किया गया तो देखा 3 साल के अंदर ही भाई जो रिजल्ट है वो बहुत बढ़िया आ रहे थे, अच्छे से रेवेन्यू जो है
कलेक्ट हो रहा था और अच्छे रिजल्ट आ रहे थे। तो 1793 में जाके अब जो है इसे परमानेंटली जो है इस्टेब्लिश कर दिया कि मतलब अब इसे शुरू कर देते हैं, स्थायी बंदोबस्त के तौर पे जो है इसे लागू कर दिया गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि भाई परमानेंट सेटलमेंट क्या है, क्योंकि हम तब से बात कर रहे थे कि भाई जॉन शॉर ने इसे पहले भी इम्प्लीमेंट किया सोच के कि भाई ये जो है स्तंभकारी बंदोबस्त जो था इससे पहले उसका एक बेटर सॉल्यूशन हो सकता है। तो भाई कैसे हो सकता है, तो ये जो व्यवस्था थी इसके अंदर उसने ये सोचा, इन लोगों ने मिलके, इन तीनों ने जो हमने बात की, लॉर्ड कॉर्नवालिस, जॉन शॉर और जेम्स ग्रांट। ठीक है, इन्होंने ये सोचा कि भाई जो राजस्व करों की दर है उसको फिक्स्ड कर देते हैं। अगर हम रेवेन्यू रेट फिक्स्ड कर देंगे तो उससे जो है उनको बेनिफिट होगा, क्योंकि उन्हें पता है कि भाई हमने इतना दे देना है, दैट्स इट, बाकी सारा हमारा अपना। तो वो फिक्स कर देंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो अब हुआ क्या, उन्होंने जो है कितना फिक्स किया, अगर 11 टोटल है, मान लो कोई जो है प्रोडक्शन है वो 11 है, तो 11 में से वो क्या करेंगे, मतलब जो टैक्स लेना है टोटल 11 है, उस 11 में से 10 जो है वो अंग्रेज ले लेंगे जो रेवेन्यू कलेक्ट किया है, और एक जो है उस जमींदार को दे देंगे जो बेसिकली कलेक्ट करके लाके दे रहा है। ठीक है, क्योंकि भाई सब जगह से ये तो जाके नहीं ला सकते, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन कम और भारत का क्षेत्र है ज़्यादा, तो उन्हें किसी ना किसी भारतीय को तो शामिल करना ही पड़ेगा। तो वो जो है रेवेन्यू लाके जो देगा जमींदार, वो रख लेगा 1/11। इसका मतलब यही है कि अगर वो टोटल 11 कलेक्ट करके ला रहे हैं रेवेन्यू में, तो उसमें से जो एक भाग है वो रख लेंगे जमींदार, और बाकी 10 भाग जो हैं वो गवर्नमेंट को दे दिया जाएगा। इसीलिए ये जो हो गए 10/11। अगर आप परसेंटेज के रेशो में देखोगे तो 11% जो है जमींदार रखता है और 89% जो है अंग्रेज रखते हैं। ठीक है, अब पॉइंट ये है, जब उन्होंने ये सोच लिया कि भाई इतने इतने परसेंट का रेशो जो है हमें अपने पास रखना है, इतना जमींदार को देना है और इतना परसेंट कलेक्ट करना है, तो ये कलेक्शन का जो है बेस कहाँ से लिया, क्योंकि बेस भी तो पता होना चाहिए। जब आप रेट फिक्स कर रहे हो तो फिक्स करने के लिए एक बेस तो चाहिए ना, कि कितना होना चाहिए। तो उन्होंने उन्हीं 3 ईयर्स को जो है बेस बनाने की कोशिश की, जो 1790 से 91 में इन्होंने शुरू किया, 3 साल चला। उसका जो फर्स्ट ईयर था उसमें उन्हें बेनिफिट ज़्यादा हुआ था, तो इसीलिए उन्होंने मैक्सिमम बेनिफिट गेन करने के लिए उन्होंने देखा कि भाई इस समय सबसे ज़्यादा जो है अगर इतना पोर्शन आया है तो हमें जो है बेस इस हिसाब से बनाना चाहिए, ये जो इन्होंने बनाया। ठीक है, अब जो है इस राजस्व को वसूलने की जिम्मेदारी, जैसे मैंने अभी बताया, किसी भारतीय को तो देनी पड़ेगी, क्षेत्र बड़ा है, तो वो जमींदार को दी गई। ठीक है, और इसीलिए ये जो है जमींदारी व्यवस्था भी कहलाई गई। इसी जमींदार को जो है भू राजस्व का स्वामी भी बना दिया जाता है, क्योंकि भाई जब अब वो कलेक्ट करके लाएगा कोई उसकी सुनेगा क्यों, तो उसे भी थोड़ी पावर तो देनी पड़ेगी ना। तो इसीलिए उसको ही कंट्रोल दे दिया गया लैंड का, कि भाई तेरी लैंड तू जान, हमें तो भाई तू कलेक्ट करके दे, कैसे भी करके दे। अब जो नहीं उन्हें पैसा देगा जमींदारों को, तो अब उन पे राइट है, वो चाहे उनसे छीन के वो किसी और को दे दे जो पैसा दे रहा है उन्हें। तो जो लैंड का कंट्रोल था वो भी उन जमींदारों के ऊपर दे दिया था, बस इतना क्लियर कर दिया था तुम हमें टाइम पर पैसा दे दो जितना रेशो में हमने कहा, बाकी तुम जानो। तो इसीलिए जो है जिसमें ये जो है जिम्मेदारी जमींदारों को दी, तो इसमें जो है जमींदारों के नीचे तकरीबन 400 गांवों से ज़्यादा क्षेत्र आ जाते थे इसी वजह से। ठीक है, अब होता और एक नियम ये भी था, जैसे मैंने कहा कि उनका कहना था कि भाई टाइम पे पैसे दे दो, तो उसके लिए एक नियम बनाया था जो था सूर्यास्त्र का नियम, जो 1794 में जाके वो लाए थे। इसके तहत क्या था, इसे समय पर जो है लगान जमा करना पड़ेगा। अगर लगान जमा नहीं किया समय पे तो उस जमींदार से जो है ये भूमि ले ली जाएगी और उसकी नीलामी कर दी जाएगी, क्योंकि भाई अगर वो लैंड भी दे रहे हैं, वो कलेक्ट करके दे भी नहीं रहा है, तो ऐसे तो नहीं चलेगा ना, तो उन्हें तो रेवेन्यू चाहिए, इसीलिए वो उससे छीन लेंगे और वही छीन के जो है नीलामी पे लगाएंगे, जो उन्हें ज़्यादा पैसा दे देगा। अब नीलामी पे दिया
पैसा ज़्यादा मिला, उन्हें तो पैसे से मतलब है। अब बाकी दूसरा जैसे मर्जी निकाले, चाहे वो किसानों का शोषण करे चाहे कुछ करे, उन्हें ब्रिटिश गवर्नमेंट को इससे कोई मतलब ही नहीं था। तो अब हम बात करें ओवरऑल इम्पैक्ट क्या पड़ा है इस परमानेंट सेटलमेंट का। तो इस बंदोबस्त में जो है जमींदारों के हाथ में धन को केंद्रित कर दिया, क्योंकि सरकार द्वारा जहां 89% लिया जाता था तो बचा 11% तो जो है ये जमींदार लेते ही लेते थे इवन किसानों से, और अधिक जो है वसूलना जो है उन्होंने शुरू कर दिया, ताकि जो है बेनिफिट्स जो हैं ज़मींदारों के भी ज़्यादा होने लगे। अब भाई ज़मींदार ये 11% तो ले ही रहे हैं, उन्होंने कहा 100 लेकर आओ। 100 में से वो क्या करते थे कि भाई बेनिफिट अपने ज़्यादा करने के लिए किसान को कह देते थे कि 200 लगाना है तो 200 दे, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है उनसे सामान ले लिया करते थे। सामान कह रही हूँ, उनसे जो लगान थे वो ज़्यादा ले लेते थे ताकि उनका बेनिफिट ज़्यादा हो। और क्या था, इन ज़मींदारों की जब जगह बढ़ने लग गई, क्योंकि भाई जैसे कोई किसान नहीं दे पा रहा उससे छीनी किसी और को दी, और ऐसे ऐसे करते 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 जब लैंड क्षेत्र बढ़ने लगा, जैसे हमने अभी ऊपर बात की थी 400 से ज़्यादा गांव जो है इनके क्षेत्र में आ जाते थे, तो जिसके पास जो है लैंड एरिया बढ़ जाता था वो क्या करता था, अपने नीचे एक और छोटे छोटे जमींदार बैठा देता था कि भाई अब मेरे पास भी काम बहुत ज़्यादा है तो इतना क्षेत्र तू देख ले, इतना तू देख ले, तू भी इसका कुछ % ले लियो, तू भी ले लियो और बाकी मेरे को दे दियो। तो ऐसे चेन बनती गई। जमींदार तो ले ही रहा था एक्स्ट्रा, पर उसने अपने नीचे भी जब किसी और को रख लिया तो अब वो और भी ज़्यादा ले रहा है। अब सोचो, जो 100 गवर्नमेंट को देना था तो ज़मींदार ने 200 ले लिए, ठीक है, और उसके नीचे जो और ज़मींदार था उसने 400 ले लिए होंगे कि भाई 200 मैं अपने पास रख लूँगा, 200 इधर दे दूंगा। ऐसे ऐसे चेन करते करते सारा बोझ किस पे जा रहा है, वो तो किसान पे जा रहा है ना। ये लोग तो अपना बेनिफिट बनाने के लिए बढ़ाए जा रहे थे रेट, पर एक्चुअल में तो ऐसा किसानों का बेनिफिट तो नहीं हो रहा था ना प्राइस फिक्स होने से भी। तो होता क्या है, अब आगे चल के जो है सरकार द्वारा जो है राजस्व दर भी यहाँ तक की जो है बहुत ज़्यादा हाई रखी गई, क्योंकि उन्हें पता था जिस ईयर जो है फसल अच्छी होगी तो वो ज़्यादा राजस्व की मांग नहीं कर पाएंगे। कि भाई अगर फसल जो है बेटर हो जाती है तो वो बेटर बोले कि भाई तेरी तो इस बारी फसल ज़्यादा हुई है तो ज़्यादा पैसे दे, तो वो नहीं हो सकता था। उनका जो फिक्स था वो फिक्स था, इसीलिए उन्होंने सबसे पहले ही हाई रेट्स रखे ताकि बेनिफिट बना रहे। तो किसानों के पास जो है अब इस सिचुएशन की वजह से क्या हुआ, धन की कमी पड़ गई, क्योंकि अच्छी फसल तो फिर ऐसी सिचुएशन में हो ही नहीं पाएगी ना जब इतना प्रेशर होगा। तो किसानों के पास जो है धन की कमी के कारण जो है निवेश के संसाधनों की कमी के कारण भी जो है कृषि में जो है गिरावट आने लगी, क्योंकि एक तो भाई एक्सप्लॉयटेशन इतना हाई, रिसोर्सेज है नहीं, इतना भाई सिंचाई करने के साधन जो होने चाहिए वो सब है नहीं। अब वो उस पर पैसा तो तब लगाए ना जब उन पर पैसा हो, सारा पैसा तो ये लिए जा रहे हैं ज़मींदार। जब वो लेना बंद करेंगे तो हो भी सकता है कि भाई जब किसान के पास पैसा हो तो वो सिंचाई पे भी लगाए, और वो सिंचाई पे लगाएगा तो जो फसल है वो बढ़ेगी। पर जब वो पैसा लगाने की हालत में ही नहीं है तो कैसे जो है फसल अच्छी होगी, और जब तक फसल अच्छी नहीं होगी तो वो उनके जो है उच्च दर जो है ये उसको भी कैसे दे पाएंगे। तो वो जो है वो तो भाई इस साइकिल में फंस गए कि भाई पैसा लेते रहें, उधारी लेते रहें, साहूकारों से लेते रहें और इन्हें देते रहें, ऐसे उस चक्र में वो तो फंस गए। तो ये जो है उनके लिए बेनिफिशियल नहीं हुई जिस वे से उसे सोचा गया। तो ऐसे ही आगे जो है फिर एक नेक्स्ट सेटलमेंट जो है इंट्रोड्यूस की गई, रैयत वाली सेटलमेंट, ठीक है, जिसकी व्यवस्था जो है 1792 में परमानेंट सेटलमेंट से पहले ही हो चुकी थी, जो है 12 महल मद्रास में से लागू करके अलेक्जेंडर रीड द्वारा शुरू कर दिया गया था। ये जो क्षेत्र है ना मद्रास, इधर जो है शुरू कर दिया गया था। और यही क्षेत्र में क्यों किया गया था, तो वो इसीलिए क्योंकि इसी समय जो है 1790 से 92 तक जो है थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था, और इसी टाइम पर जो है जब ये एंग्लो मैसूर वॉर हुआ तो जो 12 महल था, डिंडीगुल था, मालाबार था, ये सारे क्षेत्र जो है उन्होंने जीते थे। जब ये सारे क्षेत्र जीते तो एक्सपेरिमेंट भी फिर जो है यही किया गया कि भाई इस सेटलमेंट का एक्सपेरिमेंट देखते हैं। फिर आगे चल के जो है प्रॉपर सेटलमेंट जो है इंट्रोड्यूस की गई थी थॉमस मुनरो और अलेक्जेंडर रीड द्वारा। तो कहाँ पे, क्योंकि ये तो एक्सपेरिमेंट के लिए छोटे से क्षेत्र में किया गया मद्रास के जो है 12 महल में,
पर अब जो है पूरी सेटलमेंट लागू करनी है तो इन्होंने शुरू किया मद्रास, बम्बई, असम और कुर्ग में। तो आप ये देख रहे हो मैसूर का ही एक पार्ट है कुर्ग, यहाँ पे बम्बई पे, इधर मद्रास पे, असम पे। तो इन क्षेत्रों में जो है किया गया, जो इनके ब्रिटिश क्षेत्र की, देखो मैं बार बार बोल रही हूँ, ब्रिटिश भूमि का जो है 51% था, ठीक है, जिसमें जो है राजस्व लाने की जिम्मेदारी अब किसे दी गई, किसानों को डायरेक्टली दी गई कि भाई किसान डायरेक्ट आए, अब जमा करने वाला कोई सिस्टम नहीं है, क्योंकि भाई बीच में जितने लोग आ रहे थे उतना ज़्यादा जो है इन्हें नुकसान होता जा रहा था और सीधा बर्डन जो है किसानों पे पड़ रहा था। तो इसीलिए ये सोचा गया कि सीधा पैसे अगर किसानों से लिए जाएंगे तो मीडिएटर्स को जो पैसा जा रहा है वो एकदम बंद हो जाएगा, और जब वो बंद हो जाएगा तो किसानों के पास पैसा आएगा, और किसानों पर पैसा आएगा तो वो सिंचाई व्यवस्था पर जो है खर्च कर पाएंगे, जिससे जो है फसल जो है अच्छी होगी, और अच्छी होगी तो फिर से वो जो है अच्छे से ज़्यादा पैसे जो है एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे। तो इसीलिए जो है अब इन्होंने राजस्व की दर जो रखी वो 1/3 रखी, ठीक है। वहीं वो अलग बात है कि 1855 तक आते आते इसे 50% तक वो ले गए, क्योंकि अब यहाँ चेंज कर सकते थे, परमानेंट सेटलमेंट वाला हिसाब नहीं था ना कि भाई फिक्स है तो वो उसे चेंज नहीं कर सकते। यहाँ पे वो टाइम टू टाइम चेंज कर सकते थे, तो 1/3 से लेके अब वो उन्होंने जो है 50% कर दी। तो अब पॉइंट ये है कि इस बंदोबस्त का उद्देश्य क्या था, तो उद्देश्य तो यही था ना कि अधिक आय पाना और कृषकों का लाभ होना। बट एक्चुअल में होता क्या है, होता यह है कि इनकी आय तो बढ़ती है पर कृषकों का लाभ नहीं होता। अब पॉइंट ये है कि अगर सीधा एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ये सीधा किसानों से ले रहे हैं, बीच में कोई मीडिएटर नहीं है, तो बेनिफिट क्यों नहीं हो रहा उन्हें। तो देखो पॉइंट ये है कि इनका पहला उद्देश्य, वही बात मैं कह रही हूँ, पूर्ण हुआ, दूसरा नहीं। वो इसीलिए क्योंकि अब क्या है, खेती करने के लिए भी भाई उन्हें पैसा तो चाहिए। तो इनडायरेक्ट वे में, बेशक डायरेक्टली जमींदार कलेक्ट नहीं कर रहा पैसा, पर इनडायरेक्ट वे में साहूकार आ जाते हैं, और यही साहूकार आके जो है एक तरह से जमींदार का रोल प्ले कर जाते हैं इस सिचुएशन में, क्योंकि अब उन्हें खेती करने के लिए सामान चाहिए, बीज चाहिए, उर्वरक चाहिए, सिंचाई व्यवस्था के लिए करने के लिए, ओवरऑल सब कुछ करने के लिए पैसा चाहिए पहले। अब पैसा चाहिए तो पैसा है नहीं, तो उन्होंने साहूकारों से उधार लिया कि हमें पैसे दे दो, हमारी फसल अच्छी उगेगी, हम कमा के अपना ओवरऑल दे देंगे। अब उन्होंने किया, पर क्या, फॉर एग्जाम्पल भाई उस समय अच्छी फसल नहीं हो पाई तो वो कर्जा बढ़ गया। ऐसे ऐसे कर्जा बढ़ते, और क्योंकि भाई वो इतने पढ़े लिखे नहीं होते थे तो रेट्स की मनमानी भी जो है ये साहूकार बहुत ज़्यादा करते थे। तो वो उन्हें एक्चुअल रेट कुछ और होता था, बताते कुछ और थे कि भाई तुमने इतने वक्त नहीं दिया तो इतना पैसा बढ़ गया, बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो ऐसे सिचुएशन में जो है वो इस कर्ज को चुका पाने की सिचुएशन में नहीं आ पाते थे। तो एट द एंड ये ज़मीन भी जो है इन्हें साहूकार को ही बेचनी पड़ती थी, और यही जो है ज़मींदारों की तरह बन जाते थे कि उनके नीचे काफ़ी सारी ज़मीन आ जाती थी। ये लैंड बिक के जो है इसका बीज का जो चक्र था वो शुरू हो गया, ठीक है। तो इसीलिए जो है वो इस पूरे साइकिल में फंस गए, उधारी के पूरे साइकिल में, और वो अब भी जो है इतने समर्थ नहीं बन पाए कि भाई वो जो है फाइनेंशियल इतने स्टेबल हो जाए कि सिंचाई व्यवस्था पे जो है अपना पैसा खर्च कर पाए, क्योंकि पैसे थे ही नहीं। तो ओवरऑल इम्पैक्ट क्या हुआ, तो कई छोटे बड़े किसानों के जो वर्ग थे उनका उदय हो गया, तो समाज में असमानता आ गई, साहूकार का प्रभाव जो था बहुत ज़्यादा बढ़ गया, और किसानों पर जो आर्थिक दबाव दिन बर दिन जो है बढ़ता चला गया, ठीक है। अब और भी इसका सॉल्यूशन लाने के लिए एक और जो है सेटलमेंट जो है स्टार्ट की गई, जो थी महलवाड़ी सेटलमेंट, ठीक है। ये जो है बेसिकली महल जो है, महाल जो है वो एक ग्राम को जो है इंडिकेट करती है। सामूहिक रूप से यहाँ पे लगान वसूला जाता था, जो वहीं के लोग चुना करते थे कि भाई ये व्यक्ति जो है चुन के, मतलब चुना कि ये व्यक्ति भाई दे आएगा जितना भी लगान है। बस अब बात ये है, ये तो परमानेंट सेटलमेंट जैसे हो गई, बस नाम बदल गया, जमींदार की जगह सामूहिक रूप से एक व्यक्ति चुन के वो देता था। नहीं, इसमें अंतर है, परमानेंट सेटलमेंट नहीं है ये। क्यों? क्योंकि यहाँ जो मुखिया था या लंबादार जो था, जो व्यक्ति बेसिकली दे के आता था उन्हें, या जिम्मेदारी लेता था रेंट वो जो देने की लगान की, उसको जो है ज़मीन का मालिकाना हक नहीं दिया गया था।
पहले क्या है, उन्हें मालिकाना हक दिया गया कि भाई तुम देखो कि तुम्हें कैसे एक्सट्रैक्ट करना है, नहीं हो रहा तो जो किसान नहीं दे पा रहा तो वो किसी और को बेच दो ज़मीन, मतलब खरीद बेचना वो सब उनके ऊपर था, वो उनकी राइट थी। तो वो इधर उधर ऐसे करके बेनिफिट अपने कर लेते थे और अपने नीचे और ज़मींदार रख लेते थे, है ना, क्योंकि लैंड का राइट उन पे था। बट यहाँ जो है, जो बेसिकली कलेक्ट करके दे रहा है उसको कोई राइट नहीं दिया गया लैंड पे, तो अब उसका कोई बेनिफिट ही नहीं है उसमें। अब जब बेनिफिट नहीं है, उसका अपना कोई लालच नहीं है, तो फेयरली आ जाएगा। तो इसीलिए जो है यहाँ पे ये जो है परमानेंट सेटलमेंट से डिफरेंट थी। और यहाँ पे जो राजस्व की दर भी थी वो भी अनुमान पर ही जो है डिसाइड की गई थी, क्योंकि उनके पास कोई बेस ईयर तो था नहीं। तो फिर भी जो है दर जो है काफ़ी ऊंची ही रखी गई, चाहे एस्टिमेट के बेसिस पे रखी गई हो। उन्होंने शुरू में 80% रखी कि 80% रेवेन्यू भाई तुम ला के दो। जो अलग बात है कि बाद में 50% कर दी गई, पर ये भी तो बहुत ज़्यादा थी 50%। भाई 50% किसान रखेगा, 50% वो दे देगा, फिर उस 50% में भी उसे सिंचाई व्यवस्था सबके लिए खर्च करना है, जो उसने कर्जे लिए हैं वो सब उसे उतारने हैं, अपना घर खर्च चलाना, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो कैसे मैनेज करेगा। फिर भी ये बहुत ज़्यादा था। तो ओवरऑल एक्सट्रैक्शन तो किसानों से या ओवरऑल जो भारतीय जनता है उन पर बहुत ज़्यादा किया गया। तो अब जो है हम इन तीनों सेटलमेंट्स में थोड़ा सा डिफरेंस देखते हैं। जैसे परमानेंट सेटलमेंट थी जो 1793 में आई, रैयतवाड़ी जो थी 1820 में आई और महलवाड़ी जो थी 1822 में आई, ठीक है। और इस समय जो है गवर्नर जनरल कौन था, तो भाई इसके टाइम पे परमानेंट सेटलमेंट में लॉर्ड कॉर्नवालिस, रैयतवाड़ी सेटलमेंट के टाइम लॉर्ड हेस्टिंग और महलवाड़ी सेटलमेंट के टाइम लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। क्षेत्र कौन कौन से थे, तो इधर बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यूपी का बनारस, उत्तरी कर्नाटक, इधर बम्बई, मद्रास, असम। और ये जो है हमने देखा ही था 1792 में 12 महल मद्रास में शुरू हुआ था सबसे पहले। और इधर जो है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत, पंजाब, गंगा क्षेत्र, बेसिकली बीच का क्षेत्र जो है भारत का, वो सारा जो है ऊपर से बीच का जो है नॉर्दर्न पार्ट कह लीजिए, वो सारा एरिया जो है यहाँ पे कवर किया गया। अब इसके जन्मदाता कौन थे, तो हमने बात की थी ना, लॉर्ड कॉर्नवालिस, जॉन शॉ और जेम्स ब्रॉन्ट। यहाँ पे थॉमस मुनरो और कैप्टन अलेक्जेंडर रीड। यहाँ पे जो थे हॉल मैकेंजी, रॉबर्ट मार्टिन बर्ड और एल्फिस्टन, इन तीनों ने जो है इसे इंट्रोड्यूस किया। आगे जो है हम बात करें भाई समस्त अंग्रेजी भारत भूमि का कितना हिस्सा जो था परमानेंट सेटलमेंट में था, वो 19 था, ये जो था 51 था। अब इन सब का बचा कितना, 30%, वो महलवाड़ी में आ गया। अब भूमि पर अधिकार किसका था, तो परमानेंट सेटलमेंट में जमींदार पर था, ठीक है। रैयतवाड़ी में किसान पे था, क्योंकि रैयत वर्ड का मतलब क्या है, किसान। और महलवाड़ी जो है गांव का मुखिया। कर की दर कितनी कितनी थी, तो भाई हमने देखा था 10 में ये 11 ब्रिटिश गवर्नमेंट का बेसिकली 89% और 1 में 11 जो है जमींदार का 11%। यहाँ 33 से 55% डिसाइड हुई थी और यहाँ 80 से 50% अप्रॉक्स जो है हुई थी, जिसमें ऑन एन एवरेज आप देख लीजिए 60% जो है रखी गई थी। और राजस्व कर का निर्धारण कितने कितने सालों के लिए किया गया था, तो इधर जो है 10 सालों के लिए, इधर 30 सालों के लिए, और इधर कोई एज सच पर्टिकुलर ईयर डिसाइड नहीं था, ठीक है। अभी हमने 3 पॉइंट्स कवर किए इस फर्स्ट फेज के। सबसे पहले कि मोनोपली, आप जो है मोनोपली लाओ। दूसरा, मोनोपली लाने के बाद में जो है इंडिया के जो हैं पॉलिटिक्स में एंट्री मारो या हस्तक्षेप करो। तीसरा जो है लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज इंट्रोड्यूस करो। चौथा आता है व्यापार में जो है अधिकतम लाभ जो है उसे गेन करो। वो कैसे कैसे कर सकते हो, यही आ जाते हैं पॉइंट्स की, एकाधिकार करके, हस्तक्षेप करके। अब हस्तक्षेप कैसे करेंगे राजनीति में, भाई युद्ध कर लो, संधियां कर लो, जैसे मैसूर का युद्ध हुआ, मराठाओं से युद्ध हुआ, तो ठीक है। युद्ध की नीतियां जो थी इस समय, क्योंकि आप देखोगे ना ये जो फर्स्ट फेज है 1813 तक, आप देखोगे इंडियन हिस्ट्री में जो हमने पूरी सीरीज़ पढ़ी, डिफरेंट वॉर्स आपको देखने को मिलेंगे। बट उसके बाद जो है वो वॉर्स की सीरीज़ जो है वो धीमी पड़ने लगेगी और वो जितने क्षेत्र में है ना उसी में सीमित होकर उसमें ही अच्छे से रूल करना, बेसिकली वहीं से एक्सट्रैक्शन ज़्यादा करना शुरू करेंगे, ठीक है। फर्स्ट और सेकेंड फेज तक जो है
वो जो है युद्ध और संधियाँ ज़्यादा करेंगे, नए तरीके निकालेंगे कि भाई हमारी जो टेरिटरी है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ने लगे। बट जब 1857 की क्रांति हो जाती है तो उसके बाद जो है ये जो पॉलिसीज़ थी ये जो है धीमी पड़ने लगती हैं, है ना। तो इसीलिए ही फिर अब आता है क्रय और मूल्य विक्रय पे जो है पूरा कंट्रोल रखो और भारतीय खर्च जो है उसी से ही जो है बड़ी सेना तैयार कर लो, तो उससे जो है बेनिफिट होगा। तो ये जो है तरीके फर्स्ट फेज में यूज़ किए गए। अब वहीं हम बात करें सेकंड फेज की, तो सेकंड फेज जो था इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म, औद्योगिक पूंजीवाद, जो 1813 से लेके 1857 भी कहा जाता है, कई बार 60 भी कहा जाता है। तो इस ओवरऑल इस टाइम पीरियड में था। तो अब हम इस टाइम की बात करें तो भाई देखो इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म ही क्यों कहा, क्योंकि 14th सेंचुरी एक ऐसा टाइम था यूरोप में जब रेनेसा आया, पुनः जागरण हुआ, जिसकी वजह से जो है ना रीजनिंग, साइंस, ह्यूमनिज्म, इन सब विचारों का जन्म होने लगा, जिससे बहुत ज़्यादा आविष्कार बढ़ने लगे, इनोवेशंस होने लगी। ये जो इनोवेशंस हैं इनकी वजह से जो है आगे चल के इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू होता है, मशीनें आने शुरू हो जाती हैं, और जो ये मशीनें शुरू हो जाती हैं तो भाई क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होने लगेगा, है ना। इसी वजह से जो है हम बात करें कि आगे जो है ब्रिटेन में उद्योगीकरण हुआ, तो अब उनके पास दो ही सिचुएशन बचती हैं कि पहली, बहुत सारा जो तैयार माल है उसके लिए बनाने के लिए एक बाज़ार चाहिए, और जब और बनाने के साथ साथ माल अब बना लिया, ठीक है, बेच दिया, बट फिर से बनाने के लिए रॉ मटेरियल तो चाहिए, तो रॉ मटेरियल के लिए भी एक क्षेत्र ऐसा चाहिए। तो उसके लिए जो है उन्होंने कॉलोनीज बनाई। ब्रिटेन ने व्यापारियों से वो मतलब ब्रिटेन के व्यापारियों ने संसद से दबाव डाल के बोला कि भाई ये जो मोनोपोली इस्टेब्लिश की गई है जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत में, उसको ख़त्म करवाओ, ऐसे नहीं चलेगा। हमने भी तो बहुत सारा प्रोडक्शन जो है रेडी किया है, हमारा भी तो राइट है, हम भी तो बेचें, हम भी तो बेनिफिट कमाएं, सिर्फ एक कंपनी ही क्यों सारा बेनिफिट ले रही है। तो इसीलिए जो है हम देखेंगे 1813 का जो चार्टर एक्ट आता है ना, वो इनका जो मोनोपोली था ईस्ट इंडिया कंपनी का उसको सीमित करने लगता है, ठीक है। अब इन्होंने हम पॉइंट ये करते हैं कि भाई इन्होंने भारत ही क्यों चुना, कि भाई ये मोनोपोली को हटाओ, भारत क्यों चुना, क्योंकि पहली बात तो ये एक कॉलोनी है तो इस पर कंट्रोल करना उनके लिए इजी होगा, और दूसरा ये रीज़न था कि यूरोप में जो है नेपोलियन का प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, और वो ना हर जगह ऐसे ब्लॉकेज लगा रहा था जिसकी वजह से ना व्यापार करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था, या कई जगह तो है बंद ही हो जा रहा था। तो इसी वजह से जो है अब उन्हें अपनी चूज करनी पड़ रही थी रॉ मटेरियल और मार्केट के लिए, तो उन्होंने भारत को चुना। अब 1830 के चार्टर एक्ट में इसीलिए जो है भारतीय अर्थव्यवस्था को सभी ब्रिटिश कंपनियों और व्यक्तियों के लिए खोल दिया गया। बस एक्सेप्शन में हमने उस समय भी देखा था चाय और चीन का व्यापार जो था उसको छोड़ दिया गया। अब पॉइंट ये आता है उसे ही क्यों छोड़ा गया, मतलब हर जगह उन्होंने बोल दिया कि भाई ठीक है कोई भी कंपनी जो है ट्रेड कर सकती है, सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं, बट सिर्फ चाय और चीनी के व्यापार में और दूसरी कंपनीज जो हैं ट्रेड भारत से नहीं कर सकती। उसका रीज़न था ये ओपियम ट्रायंगल ट्रेड। इससे जो है उन्हें बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो रहा था। कैसे, अब देखो क्या करते थे ये लोग, यहाँ पे तो इंडिया में ओपियम उगवाते थे, अफीम, और चाइना में भेज दिया करते थे। चाइना वालों को इतनी लत लगवा दी उन्होंने अफीम की, ओपियम की, कि अब जो है वो उसके बिना रह ही नहीं सकते थे, उन्हें चाहिए ही चाहिए थी। तो इसीलिए जो है उनको इन्होंने लत लगवाई, ओपियम भिजवाया इंडिया से उगवा के, क्योंकि इंडिया उनकी कॉलोनी थी, तो यहाँ किया। और यहाँ से जो है इन्होंने टी और सिल्क जो है मंगवाने लगे, क्योंकि ये चाय के आदी थे, तो चाय का प्रोडक्शन चाइना में होता था। अच्छा, तो अब ओपियम के रिप्लेसमेंट में उन्होंने जो है चाय ले ली, मतलब इन्होंने खुद कुछ पे नहीं किया, उगा इंडिया में, इंडिया से चाइना गया और चाइना से इन्होंने चाय ले ली, जिसका पेमेंट उन्होंने नहीं किया। और क्या किया, और इंडिया से और क्या किया, इंडिया से रॉ मटेरियल्स भी ले लिए। इंडिया ने यहाँ पे चाइना पे भी भेजा और ब्रिटेन भी भेजा। आप देख रहे हो एक्सप्लॉयटेशन कितना हाई लेवल का है, कि भाई इंडिया उगा रहा है, बना रहा है, सब कुछ कर रहा है, बट उसके रिप्लेसमेंट में उसे कुछ नहीं मिल रहा।
यहाँ अगर वो ओपियम भेज रहा है तो उसके रिप्लेसमेंट में यहाँ कुछ और मिलना चाहिए, बट नहीं, वो या तो टी जो थी वो सीधा ब्रिटेन जाती थी या फिर इंडिया आती थी, और अगर इंडिया में आ रही है तो इंडिया से ब्रिटेन जा रही है, मतलब एक पूरा ट्रायंगल बन रहा है, बट उसका बेनिफिट यहाँ कहीं नहीं मिल रहा। और यहाँ से जो रॉ मटेरियल जा रहा है वो गुड, मैन्युफैक्चरिंग गुड के फॉर्म में आ रहा है, बनी हुई वस्तु के फॉर्म में आ रहा है, जो बेसिकली अब बनी हुई है। तो आप देखो रॉ मटेरियल हमेशा महंगा होगा, वो मतलब सस्ता जाएगा, जो फाइनल गुड होगी वो थोड़ी महंगी होगी, वो उसमें बेनिफिट जो है। अब अगर यहाँ का रॉ मटेरियल से यहीं पे बन के यहीं से जाता तो बेनिफिट ज़्यादा होता, बट अब तो नुकसान हो गया ना। तो ट्रायंगल इन्होंने बनाया ताकि इन्हें पेमेंट कहीं ना करनी पड़े, बस इनके पास सामान पे सामान आ जाए जिससे इन्हीं को फ़ायदा हो। तो इन्होंने इंडिया को एक्सप्लॉइट किया, इसी वजह से जो है इन दो चीज़ों पर जो है इन्होंने जो है मोनोपोली हटने नहीं दी, ठीक है। यही कारण था कि भारत में रॉ मटेरियल जो है कच्चे माल की इतनी ज़्यादा कमी हो गई, जिसकी वजह से जो बुनकर थे उनके पास में रॉ मटेरियल कम हो गया और उसकी वजह से कीमतें बढ़ गई, ठीक है। और उसी के ही कारण भारतीय वस्तुएं भी महंगी हो गई और ब्रिटेन की वस्तुओं की तुलना में प्रतियोगिता नहीं कर पाई, और अब इसीलिए जो है उनका सामान यहाँ पे एज़ कम्पेयर टू इंडियन गुड्स वो सस्ता हो गया। अब सस्ता हो गया तो लोग उसे खरीदने लगे। यही एक कारण था जो है 1800 से 1850 तक जो है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन भारत में आया, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट क्या है, जैसे मैंने बोला था फर्स्ट और सेकंड फेज में जो है ये बहुत होता है कि भाई राजनीतिक अधिग्रहण करना, युद्धों के माध्यम से जो है उन सारे क्षेत्रों को जीतना, जैसे आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ थर्ड वाला जो लॉर्ड हेस्टिंग के काल में हुआ, आंग्ल सिख युद्ध हुआ लॉर्ड हार्डिंग के टाइम पे हुआ, आंग्ल सिख युद्ध सेकेंड जो है वो हुआ वो लॉर्ड डलहौजी के काल पे हुआ, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति अपनाई गई लॉर्ड डलहौजी द्वारा, जिसमें काफ़ी सारे क्षेत्रों को जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट में जो है मिला लिया गया था उनकी, ठीक है, गवर्नमेंट के बेसिकली कंपनी में मिला लिया गया। तो और क्या हुआ इस फेज में, तो कॉमर्शलाइजेशन जो है एग्रीकल्चर का किया गया। ओवरऑल क्या किया गया, कच्चे माल का निर्यातक बनाया गया, एक्सपोर्ट जो है किया गया, जिसमें इन्होंने ये ध्यान रखा कि जो भारत में फसल उगे वो नकदी फसल हो, बेसिकली ऐसी फसलें हों, ऐसी कॉमर्शियल फसलें हों जो बेसिकली बिकती हों, जैसे नील, कपास, जूट, अफीम, गन्ना, तंबाकू, कच्चा रेशम, चाय, कॉफ़ी, रबड़, जिससे उन्हें बहुत ज़्यादा पैसे मिले। तो ये तो अच्छी बात है भाई, कॉमर्शियल जो है फसलें उगेंगी तो किसानों को पैसा मिलेगा। बट प्रॉब्लम क्या हुई कि इन्हें प्रोत्साहन करने के लिए ना कुछ ऐसी प्रथाएं शुरू हो गई जो बहुत बुरी थी, जैसे पेशगी प्रथा, ददनी प्रथा, तीन कठिया प्रथा। तो जैसे अब हम ददनी प्रथा देखें तो इसमें क्या होता है, भारतीय उत्पादकों, कारीगरों, शिल्पकारों, ठीक है, जो काम करते थे उनको थोड़ी बहुत एडवांस पेमेंट दे दी जाती थी, क्योंकि भाई कॉमर्शियल क्रॉप के लिए ना जो भी सामान चाहिए होता है उसमें काफ़ी सारी जो है लागत पहले ही लग जाती है, कि भाई कितनी फर्टिलाइज़र चाहिए, सिंचाई व्यवस्था चाहिए, या जो भी है गैसे बीज चाहिए, अच्छी किस्म के चाहिए, तो हर चीज़ के लिए ना थोड़ा पहले ही पैसा लगता है। तो इसीलिए वो क्या करते थे, थोड़ा सा एडवांस पेमेंट कर देते थे कि भाई जितना उन्हें उगाने के लिए शुरू में पैसा चाहिए ना वो उन्हें मिल जाए, तो वो एडवांस पेमेंट दे देते थे। यही सोच के लोग खुश हो जाते थे कि चलो भाई कम से कम पैसे तो मिल रहे हैं हमें, हमने जो उगाया है उसका पैसा तो मिल रहा है, वो बिकेगी तो सही, श्योर तो है कि हाँ ये जो है सेलर हमसे ले जाएगा। बट प्रॉब्लम क्या होती थी, अब क्योंकि वो एडवांस पेमेंट कर देते थे तो अब वो जिस भी कीमत पे बेसिकली खरीदने के लिए उन्हें बोलते थे या बेचने के लिए, बेसिकली बेचने के लिए बोलते थे, उन्हें बेचना पड़ता था, क्योंकि अब वो उनसे एडवांस पेमेंट ले चुके थे। तो वो ऐसी सिचुएशन में फंस जाते थे। तो ये किसान, कारीगर, शिल्पकार जो होते थे मजबूर होकर उन्हें सस्ती कीमतों पर ही बेचना पड़ता था, जहाँ उनके पास अब ऑप्शंस नहीं बचे। अगर उनके पास ऑप्शन होते तो भाई जो सबसे ज़्यादा उसके लिए प्राइस देते तो वो उसे बेचते, बट अब तो उनके पास ऑप्शन ही नहीं बचा। ऐसे ही तीन कठिया प्रथा शुरू हुई। इसमें क्या हुआ, किसान जो है अपनी भूमि के लिए कुछ भाग जो है ब्रिटिश सरकार द्वारा बोला गया कि एक फसल उगाए, और ये अनिवार्य कर दिया। और स्पेशली वो नील हुआ करती थी, और नील की खेती से जो है किसानों का बहुत ज़्यादा शोषण किया गया था, क्योंकि नील उगाने की वजह से ना फर्टिलिटी जो थी लैंड की वो कम होती थी। तो फिर भी जो है अब ये प्रथाएं बढ़ी तो एक्सप्लॉयटेशन इससे भी बढ़ा,
और इसी जो है इसके बारे में नील दर्पण में दीनबंधु मित्र ने एक नाटक शुरू किया था, ठीक है, जो बेसिकली यही नील की खेती के खिलाफ जो है किसानों के शोषण पे थी। इसी वजह से जो है 1876 में एक एक्ट लाया गया, इन्हें ड्रामेटिक परफॉर्मेंस कंट्रोल एक्ट, ताकि ये जो ड्रामास इस टाइप के हो रहे हैं उन्हें वो रोका जा सके, ठीक है। अब इससे भी चाहे कॉमर्शियलाइज्ड जो है फसलें उगवा रहे हों, पर उससे भी जो है कृषि का पतन चालू हो गया, जिसका हम परिणाम देखें तो किसान जो है गरीब हो गया, समाज में असमानता बढ़ी, गरीब गरीब हो गया, अमीर अमीर हो गया, और वाणिज्यिक फसलों के लिए जो है पर्याप्त संसाधन नहीं मिले, तकनीक नहीं मिली, धन न होने के कारण इनकी संभावना जो है धन और मिलने की वो भी कम हो गई। और ब्रिटिश नीतियाँ भी नकारात्मक ही थी, वो भी कोई फैसिलिटी थोड़े प्रोवाइड करा रही थी कि चलो भाई अगर किसान नहीं कर पा रहा तो हम फ्री में थोड़ा उनके लिए सोच के सुविधाएं दे दें ताकि बेनिफिट और बेटर हो, पर नहीं, वो फ्री में तो कुछ नहीं करते थे ना। इसीलिए जो है आगे चल के फसल के मूल्य जो था कम था, जब ये बेचना पड़ता था तो कम में बेचना पड़ता था, जिससे पूंजीपतियों, व्यापारियों और अंग्रेजों का लाभ जो है बहुत ज़्यादा हो रहा था, ठीक है। और ददनी प्रथा, ये 3 कठिया प्रथा, ये सब जो है प्रथाएं बढ़ने लगी। यहाँ तक कि कृषक दास की प्रथा भी बढ़ने लगी, जहाँ बिहार और उड़ीसा में से कम्योटी प्रथा बोलने लगे, तमिलनाडु में पन्याल बोलते थे, गुजरात में हाली समूह कहते थे। तो ये सारे बंधुआ मजदूर होते थे, बंधुआ कृषक मजदूर। अब ऋणग्रस्त आ गई, गरीबी आई, बेरोजगारी आई, इन सब की वजह से खाद्यान्न उत्पाद में इतनी ज़्यादा कमी आ गई कि 1776 से 1778 तक अकाल की एक कहते हैं ना पूरी श्रृंखला शुरू हो गई। मद्रास, महाराष्ट्र, पंजाब, संयुक्त प्रांत, सब जगह जो है अकाल आने लग गया, ठीक है। आगे हम बात करें, इसी की वजह से जो है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है इंडिया में आया, विउद्योगीकरण हुआ, जिसमें तैयार माल को जो है उसका आयातक बनाया गया, इम्पोर्टर बनाया गया। अब किस तरीके से जो है भारतीय उद्योगों को ख़त्म किया गया, क्योंकि भाई भारतीय उद्योग को उनके लिए ख़त्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, ताकि वो जो है अपना जो फाइनल गुड है वो यहाँ पे बेच पाएँ। तो अब वो कैसे ख़त्म कर रहे थे, तो हम वो जानने की कोशिश करते हैं। जैसे ब्रिटिश वस्तुओं से भारत पर जो है भारत को भर दिया गया, ताकि ब्रिटिश वस्तुएं महंगी हो जाएं और औद्योगिकरण हो जाए, मतलब भारतीय वस्तु महंगी हो जाए, क्योंकि भाई इतना सामान ला देंगे तो ऑटोमेटिकली इनका प्राइस कम हो जाएगा और उनका ज़्यादा। जहाँ अभी भारतीय वस्तु का प्राइस बढ़ा तो हर कोई ये थोड़े देखेगा कि नहीं पूरा कहते हैं कि बिल्कुल देश प्रेमी बन जाएगा। जब पैसा ही नहीं है तो देश प्रेमी भी कहाँ से बनेगा, जो चीज़ सस्ती मिलेगी वही खरीदेगा ना। तो यही हो रहा था, इसी वजह से उद्योग धंधे भी ख़त्म हो रहे थे यहाँ पे। और वहीं 1835 में जो है काफ़ी सारी भेदभावपूर्ण तरीके की जो है कर लगाए गए, ताकि भारत में विउद्योगीकरण हो, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो। कैसे, ब्रिटिश वस्तुओं पे उन्होंने 2.5 से मतलब 3.5% ही टैक्स लगाया, वहीं जब भारत की वस्तु की बात आई तो 15 से 80% टैक्स, मतलब इतना तगड़ा टैक्स जो है इंडियन गुड्स पे लगाया, वहीं ब्रिटिश गुड पे सिर्फ 2.5%। तो भाई ऑब्वियस सी बात है ये चीज़ ऑटोमेटिकली महंगी हो जाने वाली है भारतीय वस्तुएं, तो वो जान के ही किया गया था। और क्या तरीके उन्होंने अपनाए, विउद्योगीकरण जो है भारत में हो, यहाँ की जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो फल फूल ना पाए, तो उन्होंने 1849 में एक जहाज रानी नीति लागू की, जिसके तहत जो है ब्रिटेन में जो भी माल आएगा वो सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश जहाज के थ्रू ही आएगा। तो मतलब अब कोई ऐसे ही भारतीय वहाँ जाके व्यापार भी नहीं कर सकता था कि चलो वो सोचे व्यापार कर लेना, क्योंकि ब्रिटिश जहाज से ही हो सकता था। और क्या तरीका अपनाया, 1877 में ब्रिटेन ने ब्रिटिश कपड़ों से आयात शुल्क भी हटा दिया, ताकि भाई और ज़्यादा सस्ता होए। अगर इंडिया में और सस्ता होएगा उनका माल तो लोग खरीदेंगे और भारतीय वस्तु और महंगी हो जाए। और क्या हुआ, तो जो ददनी प्रथा थी उसके द्वारा भारतीय किसान व बुनकरों का थोड़ा जो है एडवांस देके कम कीमत पे सस्ता माल खरीद लेते थे। तो ये भी उनका एक तरीका था ताकि जो है उनका बेनिफिट बढ़ जाए। और इस समय बाद जो है एक समय बाद बुनकर भी जो है अपना काम छोड़ देंगे, क्योंकि भाई जब उनको पैसा मिलेगा नहीं उस हिसाब से जितना उन्हें बेनिफिट होना चाहिए, तो वो काम छोड़ देंगे। जहाँ उन्होंने काम छोड़ा वहाँ से मशीनों का बना सामान और ज़्यादा यहाँ आए, लोग और ख़रीदने लगेंगे। इसी तरह जो है कुछ राज रजवाड़ों के पतन भी एक कारण बनता है।
आप सोचोगे वो कैसे? वो इसलिए क्योंकि जो सामान बन रहा है, जैसे ये बुनकर बना रहे हैं या जो हाथों से बना रहे हैं, वो ऑब्वियस सी बात है हाथों से बना रहे हैं और रॉ मटेरियल भी महंगा है, तो वो प्राइस का जो है वो बहुत ज़्यादा हाई होगी। अब वो हाई प्राइस पर भी जो है ना राजा रजवाड़े जो हैं खरीद लेते थे, उन्हें बस सुंदर लगनी चाहिए, वो कीमती होनी चाहिए, तो वो उस वस्तु को खरीद लेते थे। तो इनका बेनिफिट हो जाता था कि भाई महंगे से महंगा भी बेच लेते थे। पर जब अब राजा रजवाड़े नहीं रहे, उनके पास खुद ही पैसा नहीं रहा, वो खुद ही अंग्रेज़ों के जो है अंडर रह रहे हैं, तो भाई रोज़गार भी कहाँ से मिलेगा? इनका रोज़गार भी बंद हो गया क्योंकि खरीदने वाले ही नहीं हैं। जो ऊंची कीमत दे पाते थे वो खुद नहीं अब दे पा रहे, तो इनका भी रोज़गार ठप हो गया, इनका भी मोटिवेशन डाउन हो गया। इसीलिए जो है कार्ल मार्क्स ने कहा अंग्रेज़ एक घुसपैठिया थे जिसने भारतीय हस्तकरघा और चरखा को तोड़ दिया। उसने पूरी कोशिश की कि यहाँ का जो व्यापार था या यहाँ के जो उद्योग धंधे थे वो सब बंद हो जाएं। ठीक है, तो अब हमने देख लिया सेकंड फेज। अब आते हैं हम थर्ड फेज पे, जो है वित्तीय पूंजीवाद, जो 1857 से 60 तक में बेसिकली शुरू होता है और 1947 तक चलता है। तो हम फिर से रिकॉल कर लेते हैं। मैं मानती हूँ हमारी क्लास बड़ी हो गई है, बट कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो उपनिवेश के हमने 3 फेसेस देखे, पहला था व्यापार का, दूसरा था औद्योगिक क्रांति जो है क्रियाकलाप का, और तीसरा था निवेश और ऋण का, जो हम अब पढ़ने वाले हैं। तो हमने पहले में देखा युद्ध द्वारा जो है क्षेत्र ग्रहण करना, भू राजस्व नीतियों को लाना और एकाधिकार करना, इससे इन्होंने धन कमाया। हमने देखा किस किस तरीके से धन कमाया। औद्योगिक क्रियाकलापों से भी इन्होंने धन कमाया, जैसे कॉमर्शियलाइजेशन किया जो एग्रीकल्चर का, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की पॉलिसीज जो है इन्होंने अडॉप्ट की, उसके थ्रू जो है अब धन कमाया। अब पॉइंट ये है इन्होंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके भी भाई बहुत ज़्यादा धन कमाया। अब आप सोचोगे, सारा सवाल यही उठता है कि इन्वेस्टमेंट से कैसे धन कमाया, तो हम यही बात करते हैं। भारत जैसे उपनिवेश से भी ब्रिटेन के व्यापारियों ने अत्यधिक धन कमाया, अधिकतम पूंजी का सृजन किया। ठीक है, जो हम पहले की 2 फेसेस में देखे, बहुत ज़्यादा उन्होंने पैसा कलेक्ट कर लिया। अब उन्हें कहीं ना कहीं वो खर्च तो करना है क्योंकि पैसा बहुत ज़्यादा आ गया। तो पॉइंट ये उठता है कि वो यूरोप में क्यों नहीं खर्च कर लेते, वो अपने ही ब्रिटेन में क्यों नहीं खर्च कर लेते? वो इसीलिए क्योंकि भाई वो इतना पैसा आ चुका है ना कि वो इतना खर्च कर चुके हैं कि अब वो डेवलप्ड हो गया है। अब वो डेवलपिंग की स्टेज में नहीं है, अब वो डेवलप हो गया है। तो अब उन्हें कहीं और क्योंकि अब वो वहाँ पैसा खर्च करेंगे भी ना तो कोई फ़ायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि एक तो विकसित हो गया है और वहाँ का जो श्रमिक है वो जागरूक हो गया है, वो ज़्यादा पैसे लेता है। अब वो इतने जागरूक है, ज़्यादा पैसे लेते हैं, तो उनको फ़ायदा थोड़े हो रहा है। वहीं जो है उपनिवेश पे अगर वो खर्चा करेंगे, यहाँ पे लेबर चीप है, उन्हें सस्ते में मिल जाएगी तो पैसा ज़्यादा उनके पास आएगा, तो उनको बेनिफिट होगा। तो अब जो है पैसे लगाना ना यहाँ पे बेनिफिशियल नहीं है, यहाँ पे ज़्यादा बेनिफिशियल है, उपनिवेशों पे लगाना ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो इसीलिए जो है भारत में निवेश किया गया ताकि और पैसा बनाया जा सके, क्योंकि इन्होंने ये पैसा एम ही नहीं लगाया कि चलो भाई ठीक है यहाँ की डेवलपमेंट कर ले। उन्होंने ये पैसा ऋण पे दिया था, ये ध्यान रखिए, ये पैसा उन्होंने दिया ऋण पर, ताकि अब जब भारत पे हम लगा रहे हैं ना तो वो हमें उसी से बेनिफिट बना के हमें और पैसा दे दे, मतलब भूख खत्म ही नहीं हुई। आप देख रहे हो, उन्होंने भी ऐसी ही जगह निवेश किया जहाँ यूरोपियन कंपनियों में प्रतिस्पर्धा ना हो, क्योंकि ये ध्यान देना भी बहुत ज़रूरी था। अगर वो यहीं पे पैसा लगा रहे हैं तो ऐसी चीज़ों पे क्यों लगाओ जो खुद वो यहाँ बेच रहे हैं, जहाँ उनसे नुकसान होगा फिर तो। इसलिए उन्होंने ऐसे सेक्टर में पैसा लगाया जहाँ पे वो नहीं बेचा। अगर वो चाहते तो भाई सूती कपड़े के लिए और इन सब पे खर्च कर सकते थे, क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि उन्हें पता है ना, वो यहाँ से रॉ मटेरियल ले जाते हैं और यहाँ बेच देते हैं, उनका बिजनेस सही चल रहा है। अब वो करते हैं रेलवेज वगैरह ऐसे सेक्टर में जो बेसिकली यहाँ पे जिन पे खर्च नहीं हुआ है ना, इसीलिए वो रेलवे में निवेश करते हैं ताकि कच्चे माल और तैयार माल को जो है और सेना की आवाजाही हो सके। बागानों पे खर्च करते हैं, कॉफ़ी, चाय, रबड़, सिंचाई पे खर्च करते हैं, जिसमें बेसिकली होता क्या है, इसका भार भी कृषकों पे ही डाला जाता है। बैंकिंग व्यवस्था पे खर्च करते हैं ताकि अपने पैसे का जो कंट्रोल है वो कर सकें, और बीमा क्षेत्र पे भी वही सब चीज़ों की वजह से तो इन सब सेक्टर्स में खर्च करते हैं।
और ओवरऑल होता क्या है, ये सब भी जो है विकास के लिए नहीं, निवेश के लिए हुआ और सार्वजनिक ऋण के तौर पर हुआ। इसीलिए जो है हम देखते हैं 1858 के एंड में जब हमें जो है इन्होंने लोन वगैरह दिया, ओवरऑल ये सब हुआ, तो 8 पाउंड लोन जो है इंडिया पर था। पर वहीं हम 1939 तक बोले, आप देख रहे हो 8 का कन्वर्ट किस में हो गया, 88 करोड़ पौंड्स से भी ज़्यादा भारत पे जो है कर्जा चढ़ा हुआ था कि भाई उन्हें ब्रिटेन को पैसा देना है। तो आप देख रहे हो एक्सप्लॉयटेशन तीनों फेसेस में, बट वे टोटली डिफरेंट। ठीक है, तो इसी को देखते हुए जो है, इस फेस को देखते हुए आगे चल के जो है एक ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी आती है जो दादा भाई नौरोजी देते हैं, जिसे अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।